ऑनलाइन कक्षा में सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि आप अपने साथ जो है ना पेन और कॉपी रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सुनेंगे। जहाँ जो है टर्म को हाइलाइटेड करना होगा, मैं खुद बोलूँगा कि आप उसे राइट डाउन कीजिए। कि जो है ना जब आप इसका स्टडी करेंगे तो आपको और बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप निश्चित ही तौर पे डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ऑनलाइन शेड्यूल का भी, साथ-साथ जितने भी आजकल में जितने भी क्लास हुए हैं, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको आसानी से सुन तो इसीलिए जो है किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा बने रहेंगे डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के वेबसाइट पे। चलिए कक्षा स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और दर्शन। लेकिन शिक्षा और दर्शन बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं आपको दर्शन के प्रकार से को मैं फिर जो है थोड़ा-सा हाइलाइटेड कर दूँ ताकि आप जब शिक्षा और दर्शन के बारे में समझेंगे, उसके संबंधों को समझेंगे, तो ये बहुत ही उपयोगी है। तो मैंने कल ही बताया था कि दर्शन के प्रकार को मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार और एक भारतीय दर्शन के अनुसार। जैसा कि मैं पिछले अध्ययन में भी आपको बता चुका हूँ कि दर्शन का उद्गम पश्चिमी सभ्यता से है, अर्थात जो है ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता से है। वहाँ से आते-आते हमारे भारतीय कल्चर के अंदर आया और हमारे भारतीय कल्चर के अंतर जो है ना मुख्यतः वेदों पे जो है ना आधारित है। इसलिए अधिकतर हम देखेंगे कि भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत दर्शन के प्रकार वेदों के अंतर्गत ही निहित है और इसी के आधार पे ही जो है ना कुछ अंश दिखाई देते हैं। इसीलिए आप मुख्यतः यही दोनों में अंतर मिलता है। अब जहाँ तक बात जो है ना पाश्चात्य दर्पण के प्रकार की बात है, तो पाश्चात्य दर्शन में दर्शन को 4 मुख्यतः भागों में बाँटा गया है, जिसे हम दर्शन के तत्व भी कहते हैं। ये प्रश्न आते हैं कि दर्शन के मुख्यतः तत्व कितने हैं? तो दर्शन के मुख्यतः तत्व 4 हैं, जो तत्व मीमांसा पहला नंबर, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा, चौथा है तर्कशास्त्र। उसी तरह जो है हम जब भारतीय दर्शन के अंदर आते हैं तो भारतीय दर्शन अर्थात वेदों का दर्शन ये 2 प्रकार से बढ़ जाता है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं जो वेद को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, और नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। कभी-कभी आप ध्यान में रखेंगे कि नास्तिक और आस्तिक में जो है लोग ईश्वर से संबंधित करके डिफिनेशन देते हैं। अर्थात जो ईश्वर को मानते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा दर्शन यह कह रहा है कि जो वेद को मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं और जो वेद को नहीं मानता उसे हम नास्तिक कहते हैं। इस तरह ये धर्म के साथ-साथ एक दर्शन भी है, तो एक नास्तिक दर्शन भी हुआ और एक आस्तिक दर्शन भी हुआ। इस तरह भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत 2 विचारधाराएं हैं, एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन को हम वैदिक दर्शन भी कहते हैं क्योंकि हम वेद को मानते हैं। इसके अंतर्गत जो है आस्तिक दर्शन के अंदर हम 6 प्रकार के जो है ना बिंदुओं को सम्मिलित किए हैं। पहला मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। गौर से देखेंगे उसी तरह जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के, एक है चार्वाक दर्शन जो ये महावेद है अर्थात जो आध्यात्मिक को मानते हैं, और दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है जैन दर्शन। ये जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हो, चाहे हमारा भारतीय सभ्यता के अनुसार हो, ये दर्शन के सभी सवालों को जवाब, विश्व के सभी सवालों का जवाब इन सभी बिंदुओं से मिल जाता है। तो एक प्रश्न आपके बीच में ये खड़ा होता है कि आप खुद सोचेंगे, आखिर जो वैदिक दर्शन में जो तथ्य शामिल किए गए हैं, आखिर वो पाश्चात्य दर्शन में क्यों नहीं है? तो आपको इसके जवाब देने के लिए आपको विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा कि भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत जितनी बातों का उल्लेख हुआ है, क्या उनकी बातों का उल्लेख हमें पाश्चात्य दर्शन में देखने को मिलता है? तो इसका जवाब हम देखेंगे इस स्लाइड में, आपको और क्लियर हो जाएगा कि पाश्चात्य दर्शन में पूरे सवालों का जवाब है। इसीलिए हमने आपको पाश्चात्य दर्शन से संबंधित इसके भी जो है ना हमने विभाजित किया है। आप गौर से अब देखिएगा। दर्शन दर्शन मुख्यतः कितने प्रकार? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्कशास्त्र यानी तर्क मीमांसा। अब देखिएगा
जब इन पूरे सवालों का जवाब मिल जाता है तो तत्व मीमांसा अर्थात पदार्थ क्या है, पदार्थ का अस्तित्व क्या है, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, इन सभी सवालों का जवाब हमें तत्व मीमांसा देता है। तो तत्व मीमांसा को भी बाद में हमने 3 प्रकार से बांट दिया। अब गौर से देखिएगा, तत्व मीमांसा मुख्यतः फिर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी को कहते हैं तत्व विज्ञान, अर्थात पदार्थ से संबंधित जितने भी आपके मन में, आपके बौद्धिक स्तर पर जितने भी प्रश्न उठते हैं, वो सभी का उत्तर तत्व मीमांसा देता है। दूसरा है कॉस्मोलॉजी, जिसको विश्व विज्ञान कहते हैं, अर्थात इस विश्व की रचयिता कौन है, ये विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, कि विश्व में जो है ना जीव कहाँ से आए, इस विश्व में अजीव कहाँ से आए, इस विश्व में निर्माता में हमारा अन्योन क्रिया कैसे हुई, ये सभी प्रश्नों का उत्तर कॉस्मोलॉजी करता है। अर्थात ये विश्व से संबंधित है, यानी ये विश्व का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संप्रदाय के अंदर जाइएगा तो कहेंगे ये विश्व का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया है, अल्लाह ने किया है। तो यहाँ पे इन सभी से दूर हटकर तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो है, जो कॉस्मोलॉजी है, इसका आंसर देता है विश्व मीमांसा जब इसका अध्ययन करते हैं तो। तीसरा नंबर पे है ईश्वर विज्ञान, इसको कहते हैं थियोलॉजी, अर्थात ईश्वर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर। ईश्वर एक है, ईश्वर दो है, ईश्वर तीन है, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए या नहीं, ईश्वर के कैसे पूजा करेंगे, क्या ईश्वर ने हमको निर्माण किया, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर व्यक्ति के रूप में है या हिडन रूप में है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ईश्वरवाद देता है। अब देखेंगे ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी यानी तत्व विज्ञान, इसके भी बहुत से टाइप्स है, जिसके अंतर्गत भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, द्वैतवाद, तथस्थवाद, निरपेक्षवाद और एकत्ववाद, ये बहुत ही विस्तृत जो है ना इसका उल्लेख है। अगर मौका मिलेगा तो हम इस पे भी जो है ना एक क्लास लेंगे या 2 क्लास लेंगे, और सभी बिंदुओं को हम चाहेंगे कि आपके पास उल्लेख करें, ताकि आगे चलकर दर्शन के बारीकी को समझ सकते, दर्शन के अंदर जितने भी प्रश्नों का उत्तर है आप आसानी से समझेंगे। उसी तरह जो है फिर देखिएगा, ईश्वर विज्ञान को भी जो है हमने 3 प्रकार से बांटा है, एकेश्वरवाद, द्वैश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद कहते हैं मोनोथेइज्म, अर्थात ईश्वर एक है। इसका प्रश्न का आंसर क्या है कि ईश्वर एक है, इसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके जो है बौद्धिक स्तर पे, तार्किक स्तर पे, अनुभव स्तर पे, या जितने भी स्तर पे जो है ना जो आपके प्रश्न आते हैं, सभी का आंसर कौन देता है? आपको मोनोथेइज्म देता है। उसी तरह है द्वैश्वरवाद, यानी ईश्वर दो है, यानी इससे सृष्टि का निर्माता करने वाला दो है, या हम एक से अधिक देवी देवताओं को पूजा करनी चाहिए या नहीं, या किस रूप में करनी चाहिए, क्या एक्चुअली जो है शक्ति इन्हीं के पास है, इस विश्व के निर्माता क्या 2 ईश्वर ने किया है या अनेक ईश्वर ने किया है। फिर उसके बाद आगे है अनेश्वरवाद, यानी एक से अधिक, यानी प्लूरेथेइज्म, अर्थात आपके माइंड में अब ये प्रश्न उठता होगा कि हम आज तक जितनी भी बातों का उल्लेख हमने प्रश्न माइंड में आ रहा था, बुद्धि में आ रहा था, या जो हम सोच रहे थे, जो हम विचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका जवाब हमें दर्शन जो है देता है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थी को बोलता हूँ कि जहां तक आपने स्टडी किया है वो स्टडी पूर्ण नहीं है, आप उससे भी आगे पढ़ें। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, विभिन्न तरह का जो है ज्ञान का स्रोत आप पाएंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तार्किक विवेचना नहीं करेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप जो है अंधेरे में रहेंगे। जो व्यक्ति कहता है कि मैंने इस बुक पढ़कर जो है ना मैंने पूरा ज्ञान ले लिया है, वो समझिए वो अधूरा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, जहां ज्ञान जो है सीमा खत्म करता है, वहां दर्शन स्टार्ट हो जाता है। जहां शोध जो है प्रारूप समाप्त होता है, जहां देखता है कि कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसका उत्तर नहीं मिलेगा, फिर वहां से दर्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए आज के इस युग में, आज के इस विस्फोटक युग में, आज के इस नवाचार के युग में, जहां सब चीज की जो है ना उपलब्धि है, आपको ई कॉमर्स, ई लर्निंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो है ना ऑनलाइन बुक या हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास विभिन्न तरह के विश्व के सभी जो महापुरुष हैं, विश्व के जितने भी दार्शनिक है, वो सभी का बुक अवेलेबल है। जब आप इनके अंदर जो है अध्ययन कीजिएगा तो आपके अंदर सच्चाई आएगी, और तब मालूम चलेगा ईश्वर है या नहीं, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए या नहीं, या हम किस लिए पूजा कर रहे हैं,
या हमारे समाज के अंदर जो रूढ़िवादी है, जो परंपराएं हैं, वो जो हम जो होते चले आ रहे हैं, उसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या हमारे जो माता-पिता जो इस कर्म को कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं? उसका जो है विस्तृत अध्ययन आप खुद स्वयं कर सकते हैं और उसकी वास्तविकता को आप स्वयं जान सकते हैं। इसीलिए दर्शन जो है ना, सभी प्रकार का आंसर देता है। दर्शन जो है केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे ऊपर उठकर है, जहाँ आपके मन में, आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में, आपके तार्किक स्तर पे जितने भी प्रश्न आते हैं, सभी का उत्तर दर्शन देता है। अब फिर हम जाएँगे आगे, फिर देखेंगे मोनोथेइज़्म। मोनोथेइज़्म के भी जो है ना 4 प्रकार है। डेइज़्म तटस्थवाद, पैंथेइज़्म यानी सर्वेश्वरवाद, थेइज़्म यानी ईश्वरवाद और है इंटरनल पैंथेइज़्म आंतरिक ईश्वरवाद। ये भी सब जो है बहुत ही गहराई से ईश्वर के बारे में जो है, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर की पूजा करें या नहीं करें, इसके भी बहुत से ब्रांच हैं, जहाँ स्पेशल आपकी इसकी किताबें हैं, एक-एक जो है ना ये पॉइंट का, एक-एक बिंदु का, एक-एक वर्गीकरण का, जहाँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। उसी तरह जो है, जब हम एक्जियोलॉजी में जाएँगे मूल्य मीमांसा के अंतर्गत, तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत भी 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है, गौर से देखिएगा, पहला है मूल्य मीमांसा के अंतर्गत इथिकल और मोरल वैल्यू, अर्थात नैतिक मूल्य। हमारे समाज के प्रति नैतिक क्या है, हमारे छोटों के साथ क्या नैतिक है, हमारे बड़ों के साथ क्या नैतिक है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या आचरण है, हमारा क्या चरित्र है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, कौन देता है? इथिकल और मोरल वैल्यू देता है। दूसरा है एस्थेटिक्स वैल्यू। एस्थेटिक्स वैल्यू को कहते हैं सौंदर्य मूल्य। जैसे कला करना, पेंटिंग करना, नृत्य करना, संगीत, ये सब जो है एस्थेटिक्स है, या अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, ये सब एस्थेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। एस्थेटिक यानी सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं, जो आपके मूल्य हैं। आप जितने ही जो है अच्छा कला कीजिएगा, उतना ही बेहतर होंगे। जैसे जैसे लता मंगेशकर के पास क्या है? कला है, संगीत की कला है। उसी तरह जो है सानिया मिर्जा, बैडमिंटन की कला है। उसी तरह जो है ना क्रिकेट खेलने की कला सचिन तेंदुलकर के पास है। तो ये सब क्या है? उसी तरह जो है, जो पेंटिंग करते हैं, उसी तरह जो नृत्य करते हैं, जो संगीत करते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, या जो फोटोग्राफी करते हैं, ये सब की अपनी ये सौंदर्य है, उसकी अपनी खूबसूरती है, और उसकी गहराई का भी अध्ययन जो है सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। उसी तरह सोशल वैल्यू यानी सामाजिक वैल्यू, समाज के अंतर्गत हम कैसे रहेंगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, केवल कहने से ही मात्र नहीं, बल्कि समाज के अंतर्गत किस प्रकार से रहना है, ताकि हमारा मूल्य जो है ना बेहतर हो। हमारे जो है विचार कैसे होनी चाहिए, लोगों के प्रति जो है अपने आदर कैसे होनी चाहिए, सभी का जवाब कौन देता है? सामाजिक मूल्य देता है। उसी तरह है रिलीजियस वैल्यूज यानी धार्मिक मूल्य, यानी धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर इसी के अंतर मिलता है, इसी मूल्य के अंदर आता है। सब धर्म के अपने-अपने मूल्य है, सब धर्म की अपनी-अपनी पहचान है, सब धर्म की अपनी-अपनी खूबसूरती है, जहाँ सब हम एक साथ बनते हैं। और धर्म जो है व्यवहारिक है, इसको हम प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, ये व्यवहारिक है, जो हमें अस्तित्व हमें ज़मीन पे मिलता है, हमारी धरती पे मिलता है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर सब कौन देता है? दर्शन देता है। तो इस प्रकार हम देखे हैं कि पाश्चात्य दर्शन में के अंतर्गत भी जितने भी प्रकार हैं, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी का उत्तर देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस तरह जो है ना पाश्चात्य दर्शन का जो है ना ये प्रकार है, ताकि आपको मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आपको गहराई में मालूम चले कि हाँ, पाश्चात्य दर्शन भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। नहीं तो केवल सांख्य दर्शन के प्रकार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय दर्शन कुछ और है, और पाश्चात्य दर्शन कुछ और है। जितने भी प्रश्न है भारतीय दर्शन के अंतर्गत, वो सभी प्रश्नों का उत्तर जो है पाश्चात्य दर्शन देने के लिए तैयार है और देता है। क्योंकि दर्शन की उत्पत्ति जो है पाश्चात्य दर्शन से होते-होते जो है ना हमारे जो है भारतीय दर्शन का अंत आता है। लेकिन भारतीय दर्शन चूँकि पहले से ही परंपरा थी वेदों का, सनातन धर्म का, जहाँ जो है 4 वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इनके अंदर अपनी जो है ना कुछ बुनियादी थी, जो विश्वास था, जो फेद था, उनको जो है ना हम लेने, ये भी एक जीने की कला है, ये भी जो है एक दर्शन है। इसीलिए इसको भी नकार हम नहीं सकते, इसके अंदर भी सच्चाई है। तो सच्चाई को ढूँढना, सत्य को जानना, सत्य के प्रति लालायित होना, यही तो दर्शन है। अब मैं जो है, मैं फिर बैक में जाता हूँ, और मैं एक बार सभी लोग से जो है, मैं प्रतिपुष्टि लेना चाहता हूँ कि क्या वास्तविकता में आपको समझ में आ रहा है या नहीं?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आपने देखा जो है पाश्चात्य दर्शन दर्शन में है, अंतर है। इस इस हिसाब से देखिए, हिसाब आइए अब हम जो है इसी से संबंधित अब हम जो है देखेंगे आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक था कि शिक्षा और दर्शन। एक बार मैं फिर बता दूं कि शिक्षा और दर्शन को समझने से पहले शिक्षा के परिभाषाओं को बेहतर ढंग से आपको समझना होगा। तो पिछले क्लास में जितने भी शिक्षा के परिभाषाएं हैं, अर्थ हैं, डिफिनेशन है या प्रकृति है, आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि इन सभी पॉइंट में जब हम शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को स्थापित करते हैं तो कम से कम शिक्षा के घटक आपको मालूम होनी चाहिए। जो कल मैंने बताया था, शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षण की प्रविधियां क्या है, शिक्षण की भूमिका क्या है, शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है दर्शन देता है। अब आज आएंगे हम लोग देखेंगे शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। गौर से देखिएगा, कल मैंने बताया था कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है, तो वहीं दर्शन का व्यवहारिक पदों का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा करता है। जैसे हम लोग तस्वीर में देखेंगे कि दर्शन जो है, जो दर्शन है वो सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा जो है वो व्यवहारिक पक्ष है। अर्थात कल मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर टू व्हीलर बाइक के शोरूम में अगर 60 किलोमीटर प्रति माइलेज के हिसाब से लिखा है तो ये इसका सिद्धांत है, लेकिन उसको लागू कहाँ करेंगे हम? उसको लागू करेंगे रोड पे। रोड पे चेक करेंगे कि वास्तविकता में ये 60 किलोमीटर माइलेज के हिसाब से दे रहा है या नहीं। उसी तरह जो है जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं उस सब का जो है ना हम व्यवहारिक रूप कहाँ देखते हैं? शिक्षा में देखते हैं। जब हम शिक्षा का अध्ययन करते हैं, शिक्षा का व्यवहारिक रूप में अध्ययन करते हैं, तो वहां हमें मालूम चलता है कि क्या वास्तविकता में जो है किस प्रकार की जरूरत है दर्शन की। तो दर्शन जो है सैद्धांतिक पक्ष है, वहीं शिक्षा इसका व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। अब आएंगे हम लोग देखेंगे कि दर्शन के तत्व जो जितने भी हैं, जो दर्शन के जो तत्व है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्कशास्त्र, इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के एरो से, सब लोग देखेंगे गौर से कि तत्व मीमांसा जो है शिक्षण प्रक्रिया में मदद करता है, तत्व मीमांसा उद्देश्य को निर्धारण में मदद करता है, तत्व मीमांसा शिक्षण विधि के निर्माण में सहायक है, तत्व मीमांसा से हम शिक्षक और छात्र की भूमिका को जान सकते हैं, तत्व मीमांसा से विद्यालय अनुशासन के बारे में भी हम विस्तृत रूप से जान सकते हैं। इन सभी में यह मदद करता है। उसी तरह जो है ज्ञान मीमांसा जो है शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। ज्ञान मीमांसा जो है उद्देश्य को निर्धारित करने में मदद करता है। ज्ञान मीमांसा जो है वो पाठ्यक्रम को निर्माण में सहायक होता है। ज्ञान मीमांसा जो है वो शिक्षण छात्र की भूमिकाओं को भी वर्णित करता है। उसी तरह है मूल्य मीमांसा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण करना और मूल्य मीमांसा के अंदर शिक्षक छात्र की भूमिका को निर्वहन करना कैसे करते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। वहीं तर्क मीमांसा की जब हम बात करते हैं, अर्थात इसमें आगमन विधि और निगमन विधि आते हैं, तो हम देखते हैं कि तर्क मीमांसा के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, कैसा व्यवस्थित होनी चाहिए, इन सभी प्रश्न का उत्तर हम तर्क मीमांसा के आधार पर भी हम जान सकते हैं। वहीं तर्क मीमांसा के आधार से हम पाठ्यक्रम को भी जान सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम हमारे लिए उपयोगी होगा कि नहीं। तो इसको हम तार्किक विवेचना का अध्ययन करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। वहीं विद्यालय अनुशासन में जो है ना तार्किक का क्या भूमिका है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। तो अमूमन हम देख रहे हैं इस ग्राफ से कि शिक्षा के जितने भी घटक हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं हम दर्शन के प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, यानी दर्शन से कर रहे हैं। दर्शन से प्रकार से करना या दर्शन से करना बात बराबर है। शिक्षा के जितने भी घटक हैं सब प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा है? दर्शन दे रहा है। किस हिसाब से दे रहा है? या तो तत्व मीमांसा बनकर दे रहा है, या तो वो ज्ञान मीमांसा बनकर दे रहा है, या तो वो मूल्य मीमांसा बनकर दे रहा है, या तो वो तर्कशास्त्र बनकर दे रहा है। लेकिन शिक्षा के जितने भी बिंदु हैं, हमारे मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जितने तार्किक रूप से जो प्रश्न आ रहे हैं, वो सब का उत्तर कहीं ना कहीं समस्या का हल कहीं ना कहीं हमें इस दर्शन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग जो है शिक्षा और दर्शन के बारे में विभिन्न प्रकार के विचारे रखें।
जब उपयुक्त हम बातों का वर्णन कर लिए तब हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग जो है, कौन कौन से दार्शनिक जो है शिक्षा और दर्शन के बारे में बातें कहीं, इन चीजों का उल्लेख भी करना आपके सामने जरूरी है। तो अब आइए एक नंबर पे देखेंगे, फिक्टे ने क्या कहा। फिक्टे कहते हैं दर्शन के अभाव में शिक्षण कला पूर्णतः स्पष्ट नहीं की जा सकती। अर्थात दर्शन की अगर कमी होगी, दर्शन का अगर अनुभव कम होगा, दर्शन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं या दर्शन का नॉलेज नहीं है, तो शिक्षण प्रक्रिया को आप बेहतर नहीं बना सकते हैं। इतनी महत्व को बताया गया है। अर्थात एक बेहतर शिक्षक होने के लिए, एक बेहतर शिक्षण प्रक्रिया से गुजरने के लिए और शिक्षा के सभी घटकों को बेहतर करने के लिए हमारे अंदर दर्शन का ज्ञान अवश्य रूप में होनी चाहिए। दर्शन का ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि तत्व मीमांसा को जानना, मूल्य मीमांसा को जानना, ज्ञान मीमांसा को जानना, तर्कशास्त्र को जानना। तब जो है हम शिक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा जो है जीई पार्टीज ने, देखिएगा गौर से, दूसरा नंबर ऊपर से, जीई पार्टीज ने गहन अध्ययन पे कहा कि विवेक संगत होना होगा, दर्शक शिक्षा पर आधारित है। विवेक का होना क्या है? दर्शन शिक्षा पे आधारित है और शिक्षा दर्शन पर। गौर से सुनिएगा, गहन अर्थ में यह कहना विवेक संगत होगा कि दर्शन शिक्षा पे आधारित होता है और शिक्षा दर्शन पे आधारित होता है। अर्थात इन्होंने अन्योन्य क्रिया के बारे में बता दिया, एक दूसरे को पूरक बता दिया कि शिक्षा दर्शन पे निर्भर करता है और दर्शन शिक्षा पे निर्भर करता है। दोनों से अलग हटकर इन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। आगे जाकर रॉस महोदय ने कहते हैं, जो मैंने आपके इंटरनल परीक्षा में, शिक्षा शिक्षा के दो पहलू के समान है, एक में दूसरा निहित है, यानी एक में दूसरा समाहित है। जहां दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। विचारात्मक का मतलब क्या है? आइडियल। आइडियल यानी विभिन्न विचार, और विभिन्न विचार का अर्थ यहाँ दर्शन है। अर्थात दर्शन जीवन का क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है, तथा शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष का अभिप्राय यहाँ है व्यवहारिक पक्ष। तो एक बार आप और नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पूछता है कि दर्शन और शिक्षा सिक्के के दो पहलू हैं, जहां दर्शन जो है सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है और शिक्षा जो है व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? रॉस महोदय ने। आप गौर से इसको नोट कर लीजिए कि रॉस महोदय ने क्या कहा कि दर्शन और शिक्षा सिक्के के दो पहलू हैं, जहां दर्शन क्या है? सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है और शिक्षा उसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। उसी तरह जो है ना, बहुत लोगों ने जो है ना इसकी परिभाषा दिया। ओवरऑल जब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे तो हम पाएंगे कि शिक्षा बेहतर से बेहतर कैसा हो, शिक्षा के घटक बेहतर से बेहतर कैसा हो, शिक्षा के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसका आंसर, उसका उत्तर, उसका जवाब बेहतर से बेहतर कैसा हो, वो कौन करता है? दर्शन करता है। इसीलिए शिक्षा और दर्शन में बहुत ही पूरक संबंध है, बहुत ही अन्योन्य संबंध, इससे अलग हटकर कल्पना नहीं किया जा सकता। इस तरह जो है जब हम विस्तृत रूप से देखते हैं तब हम पाते हैं कि अब शिक्षा और दर्शन को स्पष्टीकरण को और बेहतर से विस्तृत उल्लेख करने के लिए हमने 4 आयामों को जो है बनाया। 4 डायमेंशन हमने इसमें तैयार किए हैं, जिससे हमने जितने भी शिक्षा के जो है प्रश्न हैं, जितने भी जो है शिक्षा की समस्या है, हमने 4 आयाम में विभाजित किया, जिसका उत्तर कौन देता है? दर्शन देता है। तो पहला आयाम है सामान्य सहसंबंध आयाम, यानी नॉर्मल रिलेशनशिप अप्रोच। क्या है पहला आयाम? शिक्षा और दर्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी को उत्तर देने के लिए हमने कितने आयाम बनाए? 4 आयाम बनाए। ये 4 आयाम ऐसे हैं जो कि शिक्षा और दर्शन से संबंधित हल करने में मदद करता है। इनसे अलग हटकर हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमने जब इतना विस्तृत रूप से अध्ययन किया, हमने इसको पूरे जो है समाहित क्वेश्चन को हमने केवल 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है, जिसमें पहला विभाजित वर्ग है आपका सामान्य सहसंबंध आयाम, दूसरा है कारण प्रभाव सहसंबंध आयाम, तीसरा है विश्लेषणात्मक सहसंबंध आयाम और चौथा है अंतर विषयक आयाम। इंग्लिश में हम क्या कहें? मैं एक बार फिर बता दूं कि शिक्षा और दर्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के हमने 4 आयामों में बांट दिया और ये 4 आयाम ही जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। जितनी भी समस्या है, चाहे वो शिक्षा का हो या दर्शन हो, चाहे इनके आपसी संबंध है,
इन सभी प्रश्नों को हमने 4 आयाम में 4 डायमेंशन में जो है ना अप्रोच में हमने विभाजित किया है, जिसमें पहला है समान संबंध आयाम। शिक्षा के वर्तमान से संबंधित जितने भी प्रश्नों का जो है हल है, यह समान संबंध आयाम के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। गौर कर लीजिए, जब वर्तमान शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करता है जिसमें दर्शन के सभी तत्व प्रभावित करते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि शिक्षा से संबंधित, दर्शन से संबंधित वर्तमान में जितनी भी समस्या है, जैसे वर्तमान 21वीं शताब्दी का युग है, नवाचार, तकनीकी और विज्ञान का विस्फोटक युग है। इसमें सभी जो है शिक्षा के जो है डायनेमिक अप्रोच को जो है ना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डायनेमिक पाठ्यक्रम को जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम को जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नेचुरलिज्म का अर्थात इसमें पदार्थ और प्रकृति दोनों का अध्ययन के रूप में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, जहां हम ये देखते हैं कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म क्या है, यानी अध्यात्मवाद क्या है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वास्तविक स्वरूप सत्य के जो है सत्य की के देख में, यानी सत्य के प्रकाश में इन सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षा के जितने भी घटक हैं, इनको बेहतर बनाने में वर्तमान परिस्थिति में सामान्य सहसंबंध आयाम अध्ययन करता है। उसी तरह जो है दूसरा कारण है कारण प्रभाव का सहसंबंध आयाम, अर्थात शिक्षा से संबंधित जितने भी बीते हुए संबंध हैं, इन सभी को जो है अध्ययन कौन करता है? कारण सहसंबंध करता है। कारण प्रभाव सहसंबंध के अंतर्गत क्या करेंगे? शिक्षा से संबंधित जितने भी बीते हुए थे, जो पहले हो चुका है, उनके संबंधों का, उनके प्रभाव का अध्ययन कौन करता है? कारण प्रभाव करता है। जैसे देखेंगे कि पहले शिक्षा नीति जितने भी जो है कोठारी आयोग हो गए, या मुदालियर आयोग हो गया, या विश्वविद्यालय आयोग हो गया, या एनपी 1968 हो गया, या एनपी 1946 हो गया, ये जितने भी पॉलिसी, जितने भी आयोग बनाए गए, या समय समय पे जितने भी सुधार किए गए, उसका प्रभाव आज वर्तमान में क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव क्या वर्तमान में पड़ रहा है? अर्थात हम उसके पहले के प्रभाव को, उसके कारणों को आज के वर्तमान में प्रभाव का अध्ययन करते हैं, अर्थात कारण, कॉज एंड इफेक्ट, यानी जो पहले हो चुका है उसके वर्तमान में क्या प्रभाव है। इसलिए कारण प्रभाव सहसंबंध आयाम के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित अतीत में जो चीज भी हो चुके हैं, उन सभी के प्रश्नों का हल देता है। उसी तरह जो है तीसरा है विश्लेषणात्मक सहसंबंध। विश्लेषणात्मक सहसंबंध जो है दर्शन के तत्व और शिक्षा के घटक के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे तत्व मीमांसा और शिक्षा के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य और विधियों का विश्लेषण कौन करता है? तत्व मीमांसा करता है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, विश्लेषणात्मक संबंध का अर्थात मतलब है कि एनालिटिकल रिलेशनशिप अप्रोच। किसका रिलेशन है? शिक्षा और दर्शन का। तो शिक्षा और दर्शन से संबंधित जितने भी जो है प्रश्नों का हल है, हम एनालिसिस करके भी, विश्लेषण करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया है कि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, जो विधियां हैं, वो कौन अध्ययन करता है? तत्व मीमांसा। उसी तरह है शिक्षा के उद्देश्य, विधियां, पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया कौन करता है? ज्ञान मीमांसा। उसी तरह है मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जो है उद्देश्य और शिक्षण क्रियाकलाप का अध्ययन कौन करता है? मूल्य मीमांसा। और विधियां, प्रविधियां और सूत्र का निर्माण कौन करता है? तर्कशास्त्र करता है। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह जो है सामान्य सहसंबंध, कारण प्रभाव और विश्लेषणात्मक से जो है दोनों के बीचों का आपसी संबंधों का अध्ययन किस तरह करते हैं। अगला है अंतर विषयक आयाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये प्रश्न बार बार आएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दर्शन एक ऐसा विषय है जिससे सभी विषयों का निर्माण हुआ है, इसलिए दर्शन से हटकर सभी विषयों का अध्ययन करना कल्पना नहीं है। वो विषयों का अध्ययन तभी होगा जब हम उसको दर्शन से सम्मिलित करेंगे। इसीलिए इसी कारण है हमारे समाज के अंतर्गत जो वर्तमान में जो है बहुत से विषयों का विकास हुआ, जैसे शैक्षिक दर्शन क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, शैक्षिक तकनीकी क्या है। इन सभी जो है विषयों का उद्गम हुआ किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा विषय है जिसका प्रयोग हम अन्य सभी विषयों में करते हैं, इसलिए इससे अलग हटकर हम अध्ययन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी तत्व के आधार पे बहुत से विषयों का विकास हुआ,
जिसमें कुछ विषय का नाम मैंने जो है शिक्षा की दृष्टि से मैंने दिया है कि इसके अंतर्गत शैक्षिक दर्शन, चौथा पॉइंट में देखेंगे जी, जैसे में शैक्षिक दर्शन या शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, शिक्षा समाजशास्त्र, शैक्षिक निर्देशन इत्यादि विषयों का उद्गम हुआ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि शिक्षा तथा शिक्षा और दर्शन के बीच के आपसी संबंधों का जितने भी प्रश्न का उत्तर है, ये कहीं ना कहीं हमें दर्शन विस्तृत रूप में देता है और इन सभी प्रश्नों का हल हम आसानी से दर्शन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर दर्शन से अगर हम अलग हट के कल्पना कर रहे हैं तो किसी भी विषय का अध्ययन कल्पनावश रहेगा, अधूरा रहेगा, क्योंकि जहाँ शिक्षा और शोध क्रियाकलाप का उत्तर जवाब मिलता नहीं है, वहीं से दर्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए दर्शन के अंतर्गत जितने भी शाखाएं हैं, उन सभी का अध्ययन कर, विस्तृत रूप से अध्ययन कर हम अन्य विषयों को आसानी से आसानी बना सकते हैं और विषय की वास्तविकता को पहचानने के लिए, उसकी सत्य को पहचानने के लिए, उसके अंतर्गत जितने भी ज्ञान के स्वरूप हैं या वास्तविक ज्ञान है, उन सभी को अच्छे से जानने के लिए, व्यवहारिक रूप से अपनाने के लिए हमें दर्शन का बेहतर रूप से डीपली अध्ययन करना होगा, ताकि हम समाज को एक नए आईना दिखा सकें कि इस ब्रह्मांड की वास्तविकता क्या है, इस ईश्वर की वास्तविकता क्या है, इस आध्यात्मिक का वास्तविकता क्या है, हमारे अंदर पदार्थ की वास्तविकता क्या है, ईश्वर अनेक है या नहीं है। इन सभी प्रश्नों के जो है जितने भी जवाब है, हम दर्शन के विस्तृत अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह जो है ये शिक्षा और दर्शन के आपसी संबंध हुआ। तभी जब हम शिक्षा और दर्शन के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने दो जो है बिंदु सामने निकल कर आते हैं, जिसमें पहला का नाम है शिक्षा दर्शन और दूसरा का नाम है शिक्षा का दर्शन। दोनों में अंतर है। शिक्षा दर्शन जिसको एजुकेशनल फिलोसफी कहते हैं एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहते हैं, समझे ना। शिक्षा दर्शन का इंग्लिश क्या होगा, एजुकेशनल फिलोसफी, एंड शिक्षा का दर्शन क्या होगा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। दोनों शब्दों में अंतर है और दोनों विषयों में अलग अलग इसकी कल्पना की गई है। ये नहीं कि एक ही शब्द है। बहुत अधिकतर तौर पे जो है जब कोई शिक्षक या अन्य लोग पढ़ाते हैं तो शैक्षिक दर्शन का भी या शिक्षा दर्शन का जो इंग्लिश है और शिक्षा का दर्शन का जो इंग्लिश है सेम देते हैं, लेकिन गलत है। शिक्षा दर्शन जिसको हम एजुकेशनल फिलोसफी कहेंगे और शिक्षा का दर्शन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहेंगे। शिक्षा का दर्शन का अभिप्राय है, गौर से सुनिएगा, शिक्षा दर्शन का अभिप्राय है शिक्षा से संबंधित जितने भी घटक है, शिक्षा से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, उसके प्रश्न हैं, उसके घटक के जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब दर्शन देता है तो उसको कहते हैं हम शैक्षिक दर्शन। जब एक बार फिर से सुनिए, शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के घटकों से संबंधित जितने भी जो है समस्याएं हैं, जब इसका उत्तर दर्शन देता है तो उसको हम कहते हैं शैक्षिक दर्शन या शिक्षा का दर्शन। जैसे मैंने नीचे लिखा है कि शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन में शिक्षा संबंधित समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण और दार्शनिक विधियों को हल करने का दार्शनिक प्रक्रिया है, जिससे विशिष्ट निष्कर्ष और परिणाम निकालते हैं, शैक्षिक दर्शन कहते हैं। यानी शिक्षा, शिक्षा के घटक या शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी जो है समस्याएं हैं, इन सभी का जब उत्तर जब दर्शन देता है तो उसको हम कहते हैं शैक्षिक दर्शन, समझे। उसी तरह जो है ना, मैंने नीचे विस्तृत रूप से और उल्लेख कर दिया है कि शिक्षा दर्शन अध्ययन की वह शाखा है जिसमें शिक्षा की समस्याओं, अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां, शिक्षक और छात्र की भूमिकाओं के संदर्भ में दार्शनिक विचार की समीक्षा करता है। तो इस तरह जो है यह शिक्षा दर्शन हुआ। और एक हंडरसन महोदय है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन या शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन दर्शन का प्रयोग होता है। अर्थात शिक्षा दर्शन के अंदर क्या है, शिक्षा दर्शन का अर्थ में क्या कहा गया है, शिक्षा की समस्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसमें जब दर्शन का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं शैक्षिक दर्शन। ये है शैक्षिक दर्शन। अब अगला ये शिक्षा का दर्शन, गौर से देखिएगा वर्ड क्या है, शिक्षा का दर्शन यानी